राजधानी रायपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हज यात्रियों को फर्स्ट एड किट वितरित कर उनकी सुखद, सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ से कुल 815 हज यात्री पवित्र हज यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पहली बार यात्रियों को स्वास्थ्य प्रशिक्षण के साथ मेडिकल सहायता किट उपलब्ध कराई, जिससे यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार मिल सके। मुख्यमंत्री साय ने हज यात्रियों से अपील की है कि वे पवित्र धरती पर उत्तर प्रदेश और देश की शांति, खुशहाली, अमन, चैन और तरक्की के लिए दुआ करें। उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग की सुविधा और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है, इसे लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ से कुल 815 हज यात्री हज यात्रा के लिए जा रहे हैं और आज हम लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। उनकी हज यात्रा सफल हो, किसी तरह की परेशानी नहीं हो और इस बार उनको हेल्थ प्रशिक्षण भी दिया गया है और शासन की तरफ से एक हेल्थ किट भी उनको दिया गया है जिसमें शुगर और बीपी मापने की मशीन भी है। और ये सब मक्का मदीना जाएंगी और वहाँ पर हमारे देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी और अपने परिवार के लिए तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे ही और सबके खुशहाली की कामना करेंगे। सभी हज यात्रियों की यात्रा सफल हो, ऐसा अल्लाह ताला से गुजारिश है। और इस अवसर पर हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी और हमारे हज कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा एजाज बेग, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज और समाज के सभी वरिष्ठजन उपस्थित हैं। दुर्ग जिले के एसटीएफ कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आरक्षक ललितेश यादव के घर में घुसी एक महिला ने चाकू से हमला कर उनकी पत्नी रानी यादव और 9 वर्षीय बेटे आदित्य यादव की हत्या कर दी, जबकि बेटी तानिया यादव गंभीर रूप से घायल होकर आईसीयू में भर्ती हैं। एक अन्य बच्ची नैना यादव ने बाथरूम में छिपकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने आरोपी महिला सरोजनी भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी और आरक्षक के बीच कथित अवैध संबंध और विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि महिला एक दिन पहले भी घर पहुंची थी, जहां उसे वापस भेज दिया गया था। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र को घेर लिया और जांच जारी है। सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी के अनुसार आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। स्मृतिनगर चौकी क्षेत्र के कातुल बोर्ड स्थित एसटीएफ कॉलोनी के डी ब्लॉक में D15 में एसटीएफ के आरक्षक ललितेश यादव रहते हैं। ललितेश यादव के मकान में D15 में उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे ये रहते हैं। आज 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में प्रातः ललितेश यादव रिजर्वेशन के काम से रेलवे स्टेशन दुर्ग गए हुए थे। उसी दौरान सरोजनी भारद्वाज नाम की महिला उनके घर में बलात् प्रवेश की। उनकी पत्नी और बच्चों से लड़ाई झगड़ा के दौरान जो सरोजनी भारद्वाज है आरोपिया, उसके द्वारा ललितेश यादव की पत्नी रीना यादव और उनकी बिटिया है नैना यादव और उनका जो पुत्र है 8 वर्षीय आदित्य यादव, इन तीनों पे चाकू से संघातित वार किया जा करके और काफ़ी चोटें पहुंचाई गई। घटना में नैना यादव जो ललितेश यादव की पुत्री है, उसके द्वारा शोरगुल मचाने पर आसपास के पड़ोसी जब वहां पे इकट्ठा हुए तो उनके द्वारा ये देखा गया कि जो आरोपिया है सरोजनी भारद्वाज, वो हाथ में चाकू लिए हुए उनके घर के अंदर थी और पूरे चाकू मार मार करके चाकू से उसने नैना यादव को, आदित्य को और जो ललितेश की पत्नी रीना यादव, उन तीनों पे उसने कई वार करके उनको घायल कर दिया था। पड़ोसियों की सहायता से तत्काल सभी तीनों जो घायल व्यक्ति थे, रीना यादव, आदित्य और नैना जो 12 वर्षीय बच्ची है, तीनों को हाईटेक हॉस्पिटल में उपचारार्थ भर्ती करवाया गया था, जहाँ पे इलाज के दौरान आदित्य यादव 8 वर्षीय और रीना यादव, इन दोनों की दुखद मृत्यु हो गई है। प्रकरण में स्मृतिनगर पुलिस के द्वारा हत्या एवं हत्या के प्रयास के तहत आरोपिया सरोजनी भारद्वाज के विरुद्ध अपराध कायम किया गया है। प्रकरण में एफएसएल टीम को तत्काल बुला करके और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य संकलन किया गया है। साथ ही जो आरोपिया है उसको अभिरक्षा में लिया जा करके उससे घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। महिला कहाँ की रहने वाली थी, पहले से परिचित थी? महिला मूलतः जांजगीर चांपा की रहने वाली है और वर्तमान में जो जानकारी वहाँ के आस पड़ोस के लोग बताए उसके हिसाब से वो कल 3 बजे भी आई थी वहाँ पे, जिसको ललितेश यादव द्वारा समझा बुझा करके वापस भेज दिया गया था।
घटना स्थल के निरीक्षण और घटनास्थल में जो वस्तुस्थिति है, जो साक्ष्य हैं, उसके हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि महिला प्री प्लान करके और वहाँ आई है घर में, और घर में ललितेश यादव की पत्नी रीना यादव और उसके 8 वर्षीय बालक की उसके द्वारा चाकू मारकर हत्या की। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी की उपस्थिति में केलो विहार शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित के पंजीकृत सदस्यों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन रायगढ़ द्वारा किया गया। इस दौरान मंत्री चौधरी ने आवासीय सुविधाओं के विस्तार, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण और पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि हर पात्र परिवार को आवास और मूलभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध हों। कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने पात्र हितग्राहियों को पट्टा भी वितरित किया। इतना इमोशनल विषय था और इतना महत्वपूर्ण विषय था, बट संवेदनशीलता के साथ जब लोकतंत्र में सरकारें काम करती हैं, प्रशासन काम करता है, लोगों के जीवन में वास्तविक अर्थों में सही बदलाव आता है। ऐसा ही काम आज केलो विहार के लोगों के साथ हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे मैक्सिमम लोग रिटायर्ड स्थिति में हैं। राजधानी रायपुर के ढूमरतराई स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी माह से शुरू होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा और कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान जिलों, मंडलों और प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण वर्गों के संचालन को लेकर विचार विमर्श किया गया। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि भाजपा केवल चुनावी समय की पार्टी नहीं, बल्कि सतत रूप से सक्रिय रहने वाला संगठन है, जो अपने कार्यकर्ताओं को लगातार प्रशिक्षित करता है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में पार्टी के इतिहास, विचारधारा और संगठनात्मक कार्यप्रणाली की जानकारी देने के साथ कार्यकर्ताओं के कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक कार्यकर्ता इसका लाभ उठा सके। 1951 के पश्चात कार्यकर्ता किस प्रकार से उसमें कौशल विकास हो, उसमें निपुणता आए, उसमें सब प्रकार से क्षमता उसकी बढ़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने मंडलों का, अपने जिलों का, अपने प्रदेश का ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम करती है। अभी हम लोग इंदौर से आए। इंदौर में ऐसे कम से कम 7 प्रदेशों के प्रशिक्षण हुए, जिसमें प्रमुख लोगों को बुलाया गया था। अब ये जो चरण है, मंडलों के बाद हम ये द्वितीय चरण में उतरे हैं। इसमें जिलों का प्रशिक्षण होगा, जिसके लिए माननीय जामवाल जी, श्री अजय जामवाल, माननीय हमारे किरण देव जी अध्यक्ष जी, माननीय महामंत्री, ऐसे सब हमारे प्रशिक्षण की टोली आज बैठक में है। और जिले के सारे ऐसे अपेक्षित कार्यकर्ता उपस्थित हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो भाजपा के इतिहास और विकास को जाने, हमारी सिस्टम कार्य पद्धति क्या है, हमारा आचरण और व्यवहार कैसे हो, हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के जो काम किए हैं, ये सब गरीब कल्याण के काम नीचे तक कैसे पहुंचे। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कथित धर्मांतरण गतिविधियों से जुड़ी विदेशी फंडिंग मामले का प्रवर्तन निदेशालय ने खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि अमेरिका से आए धन का उपयोग बस्तर और धमंतरी में धार्मिक गतिविधियों के विस्तार के लिए किया गया। ईडी के अनुसार नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच करीब 95 करोड़ रुपए विदेशी डेबिट कार्ड के जरिए भारत लाए गए, जबकि लगभग 6.5 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ में खर्च किए गए। इस मामले में द टिमोथी इन्वेस्टिगेशन नामक संगठन पर आरोप है कि वह बिना FCRA पंजीकरण के विदेशी फंड का उपयोग कर रहा था। जांच के दौरान बेंगलुरु एयरपोर्ट पर मिकाह मार्क नामक विदेशी नागरिक को 24 डेबिट कार्ड के साथ हिरासत में लिया गया। ईडी ने देश भर में छापेमारी कर 25 डेबिट कार्ड, 40 लाख रुपए नगद और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए हैं। राजनांदगांव जिले के धर्मापुर गांव में अवैध चर्च और आश्रम से जुड़े एक अलग मामले में भी धर्मांतरण गतिविधियों के आरोप सामने आए हैं। पुलिस ने यहां से कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेज बरामद किए हैं, जबकि डेविड चाको नामक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जांच एजेंसियां पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही हैं और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैस ने इसे राजनीतिक मुद्दा बताते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। अब ईडी ने खुलासा किया है, आगे और इसकी ईडी जांच विस्तार से करेगी और जो भी उसमें आवश्यक कार्रवाई होगा ईडी करेगी। अब सरकार का स्टेटमेंट आता है कि धर्मांतरण को लेकर विदेशी फंडिंग का ये मामला तो 2025 का है। 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो फिर विदेशी फंडिंग यहां कैसे आया,
ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है, क्या कर रही थी अभी तक? मतलब कुल मिलाकर ये विदेशी फंडिंग के नाम से ये सिर्फ राजनीति कर रही है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की आम जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। उनके पास ईडी है, सीबीआई है, जांच करा ले, कौन रोका है? मतलब कुल मिलाकर ये सिर्फ राजनीतिक प्रोपोगेंडा कर ये आम जनता के ध्यान को ये भटकाना चाह रही है। भाजपा के प्रशिक्षण शिविर को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2.5 साल में जनता से किए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। बैस ने आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकार के नाम पर जनता से झूठे वादे कर वोट लिए गए, लेकिन सरकार पूरी तरह विफल रही। उन्होंने कहा कि अब जनता के बीच जाने के लिए भाजपा प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए नई रणनीति बना रही है। दीपक बैस ने इसे झूठ बोलने की ट्रेनिंग बताते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को जनता को गुमराह करने के तरीके सिखा रही है। पूरे जिलों में शायद ट्रेनिंग की कार्यक्रम चला रही है। उन्हें पता है कि 2.5 सालों में जनता का उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। डबल इंजन सरकार की नाम से झूठ बोलकर जनता से वोट लिए और 2.5 साल में पूरी तरह से सरकार फेल हो गई है। और अब जनता तक कैसे जाए? अभी तक तो मुंह छुपाते घूम रहे हैं, अब जनता तक कैसे जाए? तो उसके लिए फिर से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम माध्यम से एक झूठ बोलने का एक रणनीति बनाएंगे और जनता को जाके फिर कम से कम झूठ बोलें। यही भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलने का ट्रेनिंग है।